हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस महाघोटाले की जिसने देश में खलबली मचा कर रख दिया है। 11,400 करोड़ रुपए के आरोपी नीरव मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो दुबई में छिपा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। कानपुर के एक बड़े कारोबारी यानी विक्रम कोठारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कई सरकारी बैंकों को सैकड़ों करोड़ों का चूना लगा दिया है। देश को झकझोर कर रख देने वाले 11,400 करोड़ के महाघोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई में छिपा है। बताया जाता है कि नीरव मोदी की लीगल टीम भी दुबई में मौजूद है। इससे पहले बेल्जियम और अमेरिका में भी मौजूद होने के कयास लगाए जा रहे थे। नीरव मोदी से जुड़ा दूसरा खुलासा, बताया जाता है कि पीएनबी घोटाला सामने आने से पहले ही नीरव मोदी ने अपनी नागरिकता के स्टेटस को बदल दिया था। वो भारतीय से अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई बन गया था। जिस नीरव मोदी को पकड़ने के लिए तमाम एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, वो काफी पहले ही एनआरआई बनकर देश से निकल चुका था। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि जिन बैंकों ने नीरव मोदी को कर्ज दिया था उन्हें एनआरआई स्टेटस की जानकारी थी या नहीं। लेकिन अपुष्ट खबरों के मुताबिक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में नीरव मोदी की नागरिकता का स्टेटस भारतीय बताया गया था। इस बीच नीरव मोदी के सीएफओ विपुल अंबानी सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। उधर जांच एजेंसियां पूरे देश में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक किस तरह नीरव मोदी की कंपनी के शोरूम पर जांच एजेंसियों की टीम दस्तक दे रही है। सीबीआई ने मुंबई में पीएनबी के उस ब्रांच को भी सील कर दिया है जहां से इस महाघोटाले की शुरुआत हुई थी। उधर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी ने पीएनबी के सीएमडी को तलब किया है। इस महाघोटाले का पूरा सच देश के सामने आया भी नहीं था कि एक और घोटाले की खबर से हलचल मच गई। रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। विक्रम कोठारी पर आरोप है कि उन्होंने कई बैंकों से सैकड़ों करोड़ का कर्ज लेकर उसकी अदायगी नहीं की। हालांकि विक्रम कोठारी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। टीम न्यूज नेशन। तो पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग समेत तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। सीबीआई की टीम ने अलग अलग शहरों में 45 स्टोर्स में छापेमारी की। मुंबई से लेकर पुणे और अहमदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक नीरव मोदी की कंपनी के शोरूम पर जांच एजेंसियों ने दस्तक दी। देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, 11,500 करोड़ की धोखाधड़ी। आधे हिंदुस्तान में जारी है छापेमारी। पीएनबी घोटाले को अंजाम देने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में फैले नीरव मोदी की कंपनी से जुड़े स्टोर्स पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। The number of raids, the number of the follow-up action that has been taken has been very extraordinary, and the government is doing absolutely everything possible. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, कोलकाता, रांची, पटना और चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में इस घोटालेबाज के सहयोगी ग्रुपों के स्टोर पर रेड मारी गई। सबसे पहले देखिए वडोदरा की तस्वीरें, जहां शॉपर्स स्टॉप के शोरूम में ईडी के अधिकारी जब रेड मारने पहुंचे तो स्टोर के मैनेजर मीडिया कर्मियों को रोकते नजर आए। Excuse me sir, आप प्लीज मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा स्टॉक ऑडिट चल रहा है, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरा पॉलिसी है कि अंदर नहीं करना है आपको फोटोग्राफी। सर आप बोल दो कि ईडी के लोग आए, बात खत्म हो गई, हम चले जाएंगे। ईडी? कौन ईडी? मेरा स्टॉक ऑडिट चल रहा है, क्या ईडी लगा के रखा है जब से? स्टोर के अंदर ईडी के अधिकारी नीरव मोदी के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, मगर स्टोर मैनेजर इसे स्टॉक ऑडिट का नाम दे रहे थे। ये यहाँ पे ईडी के लोग नहीं है, ये पीएनबी का मामला है। क्या मेरा स्टॉक ऑडिट चल रहा है। नहीं, ये पीएनबी का मामला है। ये मेरा स्टॉक ऑडिट चल रहा है और कुछ नहीं। मेरा स्टॉक ऑडिट चल रहा है सर, प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। स्टॉक ऑडिट। अहमदाबाद में नक्षत्र डायमंड के शोरूम में ईडी की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और काफी देर तक जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के बाद ईडी के अधिकारी यहां से कुछ दस्तावेज और ज्वेलरी भी ले गए, जिनकी जांच की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेड के बाद ईडी के अधिकारी हाथों में बड़े बड़े बैग लेकर मॉल से बाहर जा रहे हैं और उनके जाने के बाद स्टोर में रखे ज्वेलरी के डिब्बे खाली नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी ईडी की टीम ने नीरव मोदी के घर छापेमारी की। मुंबई के वर्ली के एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में भी जांच टीम पहुंची।
देश में हुए सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जो भी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदारों से संबंधित जो भी जगह हैं वहां पर लगातार एजेंसियां दबिश दे रही हैं। इसी सिलसिले में मुंबई के बेहद पॉश इलाके वर्ली में स्थित सी फेसिंग जो बिल्डिंग है, समुद्र महल नाम की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 26वें फ्लोर पर 6 फ्लैट्स जो हैं वो नीरव मोदी के बताए जा रहे हैं। लिहाजा ईडी और इनकम टैक्स की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली में ईडी की टीम ने साकेत में एक मॉल में गीतांजलि स्टोर पर छापा मारा और सबूत जुटाने की कोशिश की। राजधानी में रविवार को कुल 7 जगहों पर छापे मारे गए। पीएनबी घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त ईडी देश के 45 जगहों पर छापेमारी कर रही है। खासतौर से गीतांजलि के जितने शोरूम्स हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त मैं साकेत में मौजूद हूं और यहां पर भी ईडी की टीम एक मॉल के अंदर है और इस मॉल के अंदर जो गीतांजलि का शोरूम है वहां पर छापेमारी की जा रही है। सेल परचेज की सारी डिटेल ईडी खंगाल रही है और इसके अलावा जो तमाम आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पीएनबी घोटाले की आंच चंडीगढ़ में भी नजर आई। यहां भी नीरव मोदी की कंपनी शॉपर स्टॉप में ईडी के अधिकारी पहुंचे और काफी देर तक छापेमारी की। इस दौरान मॉल के अंदर गहमा गहमी बनी रही। कोलकाता में भी ईडी की टीम ने एक मॉल में तलाशी ली। अधिकारियों ने गीतांजलि और नक्षत्र स्टोर पर छापा मारा और कागजातों की जांच की। दिल्ली में शुरू हुआ जांच का सिलसिला पटना तक जारी रहा। यहाँ भी एक मॉल में नीरव मोदी की कंपनी के स्टोर पर छापेमारी की गई। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई पर कहीं भी किसी अधिकारी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जाने नहीं दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे? आखिर क्या कारण है? क्यों? इसके लिए कंसर्न पर्सन आ रहे हैं, आप उनसे आपसे यहाँ छापेमारी हो रही है। पुणे में भी ईडी की टीम एक मॉल में पहुंची। वहां भी पीएनबी घोटाले को लेकर छापेमारी की गई। ईडी अधिकारियों ने एक शोरूम में छानबीन की। अब तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के देश भर में 40 से ज्यादा स्टोर्स पर रेड डाली जा चुकी है, जहां से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं, जिसकी मदद से इस महाघोटाले की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आप ये सोचिए कि 11,400 करोड़ रुपए के स्कैम की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि 3700 करोड़ रुपए का एक और घोटाला सामने आ गया है। सीबीआई रोटोमैक पेन कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी को हिरासत में ले चुकी है। अब उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने बैंकों के करीब 800 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया ही नहीं है। कोठारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। ये हैं कानपुर के अरबपति कारोबारी विक्रम कोठारी। वही विक्रम कोठारी जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने बैंकों को 800 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, यानी बैंकों से कर्ज लिया लेकिन लौटाया नहीं। रोटोमैक पेन कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दायर की थी। इसके बाद सीबीआई ने सोमवार को कोठारी को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई। खबर है कि कोठारी के अलावा उनकी पत्नी और बेटे से भी तफ्तीश की गई है। इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रम कोठारी भी नीरव मोदी की तरह देश से भाग गए हैं, लेकिन विक्रम कोठारी ने इन खबरों को गलत बताया है। हिरासत में लिए जाने से पहले कोठारी ने न्यूज़ नेशन संवाददाता से बातचीत की और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। रहा भारत में तो मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत के अंदर हूं, कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर में ही अपने ऑफिस से आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं चला गया हूं और मैं यहीं पर हूं। बहुत सीधी बात है, वरना आप मेरे साथ यहां पर लाइव इंटरव्यू नहीं लेते। विक्रम कोठारी ने दावा किया है कि वो बैंकों के साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेंगे। जिस तरह कई हजार करोड़ के लोन लेकर फिर न चुकाने की बात आ रही है, उसमें सच्चाई कितनी है? मिस्ट्री बनी हुई है ये सब। बड़ी गलत बात है। बैंकों से बातचीत चल रही है, इस तरह का कोई मैटर ही नहीं है। मैं बैंकों से साथ बैठ के इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। एनपीए घोषित हो चुकी है, क्या ये मामला ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है? क्योंकि कई साल बीत चुके हैं। कोई साल नहीं बीत चुके, थोड़े दिन की बात हुई है, कोई लंबे साल नहीं हुए इस चीज को। सर एक बस महत्वपूर्ण सवाल, कितना लोन आपने लिया है जो कि नहीं चुका रहे? कोई ऐसी बात नहीं, बैंकों के साथ बैठ के इसका जो है निराकरण हो रहा है। विक्रम कोठारी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के साथ भी धोखाधड़ी करने का आरोप है। बताया जाता है कि विक्रम कोठारी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से
485 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जबकि इलाहाबाद बैंक से 352 करोड़ का कर्ज लिया गया था। लेकिन इल्जाम है कि उन्होंने इस कर्ज पर मूलधन और ब्याज का भुगतान भी नहीं किया। बहुत जल्दी होगा इस बारे में कोई चीज़ कहना कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है नहीं किया। बैंक से लोन देना और उसका कर्जा चुकाना वो एक रेगुलर प्रोसेस है। वो हर इंडस्ट्रियलिस्ट जितना होता है सब लोग लोन लेते हैं, उसका टाइम टू टाइम पेमेंट भी करते हैं। कुछ लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, उनके आगे DRT में मैटर चलते हैं। CBI नॉर्मल कोर्स में हर मैटर में नहीं आती। अब इस मैटर में क्यों आई है ये देखने वाली बात। इलाहाबाद बैंक के अफसरों का कहना है कि कर्ज की रकम की वसूली के लिए कोठारी की संपत्ति जब्त की जा रही है। उम्मीद है कि लोन की एक बड़ी रकम रिकवर कर ली जाएगी। वहीं यूनियन बैंक के अधिकारी बैंक लोन को NPA बता रहे हैं और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उसमें हमारे इलाहाबाद बैंक से इन्होंने 352 करोड़ की हमारी रिकवरी है उनसे, जो सामने देखा है और अंडर सरफेसिया जो है वो हम अपना प्रोसेस चला रहे हैं और अभी सेल वगैरह उन्होंने की है और उम्मीद है हमारी रिकवरी हो जाएगी। 485 करोड़ का NPA है हमारे, और बाकी और कंसोर्शियम में 5-6 बैंक हैं। एक NCLT होता है ना, उसी में कार्रवाई चल रही है। जो इस बीच CBI ने कानपुर में विक्रम कोठारी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उनके घर के अलावा दफ्तरों पर भी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने दस्तक दी। CBI टीम ने सोमवार सुबह कानपुर के तिलक नगर इलाके में विक्रम कोठारी के आवास पर छापेमारी की। इसके बाद ED की 3 टीमें और आयकर की टीम भी मौके पर पहुंची। खबरों के मुताबिक CBI ने कोठारी परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट और मोबाइल फोन्स कब्जे में ले लिए हैं। उनकी सभी चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल ये उठता है कि और कितने नीरव मोदी या विक्रम कोठारी जैसे लोग हैं जिन्होंने महाघोटाले करके हिंदुस्तान के बैंक्स को चूना लगाया है। तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। घोटालों को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि घोटालेबाज एक के बाद एक बैंक्स को चूना लगाने में कामयाब होते हैं तो कैसे होते हैं। आइए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। PNB महाघोटाले ने बैंक्स के कामकाज के तरीके पर सवालिया निशान लगा दिया है। सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक का NPA और घाटा कम से कम रहे, बैंक के वर्किंग सिस्टम में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद आखिर बैंकिंग प्रणाली में खामी रह क्यों जाती है? आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? इसका जवाब RBI के पूर्व निदेशक से सुनिए। उसको पता था कि ऑपरेशनल सिस्टम में कमी है। क्या कमी है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर स्विफ्ट से लिंक नहीं किया गया। अगर वो सिस्टम लिंक नहीं था तो फिर फ्री फॉर ऑल है। मतलब उसने ऑपरेशन करता गया स्विफ्ट के थ्रू और पैसा निकलता गया। क्लाइंट इसमें बहुत होशियार था और ये लोग, मेरा ख्याल है, जो हीरे की चमक के अंदर ये दब गए सब। PNB में जो महाघोटाला सामने आया है उसने रिजर्व बैंक की निगरानी व्यवस्था को भी सवाल के दायरे में ला खड़ा किया है। जब सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुए तो RBI ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन करना शुरू कर दिया। रिस्क बेस्ड सुपरविजन क्या है? रिस्क बेस्ड सुपरविजन यह है कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, और अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो सही है, फिर रिपोर्टिंग हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो इट मीन सीरियस लैप्स हो गया, बहुत सीरियस लैप्स हो गया। इस केस में रिस्क बेस्ड सुपरविजन जो RBI था उसका कंप्लीट फेलियर हुआ है। बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक चूक हर स्तर पर हुई है। अगर सतर्कता बरती जाती तो घोटाले को वक्त रहते पकड़ा जा सकता था। अगर RBI ने इंस्पेक्शन की है और रिस्क बेस्ड सुपरविजन की रिपोर्ट गई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ CBS बैंकिंग सेंट्रल बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन वर्क नहीं कर रहा, तो बहुत सीरियस मैटर है RBI की तरफ से। और अगर रिपोर्ट होने के बाद भी बैंक ने नहीं एक्शन लिया तो फिर ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा हो जाती है। हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि भाई इसकी कम थी या उसकी ज़्यादा थी।
सरकार बैंक की वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए रिकैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले पर काम करती है। पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक को एनपीए से उबारने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सहायता दी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 88,000 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। इसमें पीएनबी को भी 5500 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन इस घोटाले की वजह से पीएनबी एक बार फिर मुसीबत में गिर सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस घोटाले से सबक लेकर ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि दोबारा इस तरह का स्कैम ना हो। लगातार ईडी, सीबीआई और अब सीवीसी इसकी जांच कर रहा है। तमाम अधिकारियों को तलब तो किया जा रहा है, लेकिन अभी गुनहगार पकड़ से बाहर है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।